हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हुए हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट के यानी पहले चैप्टर से लेकर के पांचवें चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 1 शॉट तो खत्म होने वाला है, चल ही रहा है। अब उसके बाद भाई क्या हो गए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 4 नंबर वाले और फिर 5 नंबर वाले। बोला ना भैया, अब की बार आपको 90 प्लस हम करवा के ही मानेंगे। ठीक, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना आपसे 1 रुपए लिए। याद रखना, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हमने बताया ना कि भैया चैप्टर 1 से लेकर के यानी पहले चैप्टर से लेकर के 5वें चैप्टर के बीच जितने आपके इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उन सबको हम बेहद सिंपल तरीके से फिनिश करते हैं। ठीक है ना, तो यूं समझना कि आज महासंग्राम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा भैया कि मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक बच्चों 2 नंबर वाले हैं, याद रखना। और ध्यान दीजिएगा, आपको हो सकता है कि भाई जिन्होंने पढ़ा है उनको शायद सरल लगे, लेकिन इतना सरल भी नहीं है और ना तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इतना जरूर है कि अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस एकदम कंसंट्रेट करके भैया इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, सारे टॉपिक आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों, बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ भी, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं जो आपको वही आपके बोलते हैं ना कि आपके आईक्यू पर निर्भर करता है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, याद रखना। ठीक, तो भैया ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन कि मोललता और मोलरता दोनों, क्योंकि 2024 का अगर आप पेपर उठाकर देखो तो 3 सेट में आया था। ठीक, तो अब समझ सकते हैं कि भाई ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले सरल हो लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। हर एक स्टूडेंट के लिए सरल भी तो नहीं हो सकता। तो पहला है मोलरता। देखिए मोललता मोलरता दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर है, समझते हैं कि मोललता सबसे पहले जान लेते हैं क्या भैया। ध्यान से समझना रसगुल्लों, हम एक पात्र ले लेते हैं। पात्र बोले तो एक बर्तन, जिसमें क्या किया, हम इसमें भैया कोई क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन यानी विलयन डाल देते हैं। इसमें कोई विलयन भर दिया, ठीक, और उसका वैल्यूम कितना है यानी आयतन कितना है, तो इस विलयन का आयतन कितना है बच्चों, 1 लीटर। कितना भैया, 1 लीटर। ठीक, तो ये 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है। अब परिभाषा सुनिएगा कि मोलरता की परिभाषा क्या है। मोलरता की परिभाषा यह है कि 1 लीटर विलयन में घुले। अब भाई 1 लीटर विलयन है, इसमें बाहर से हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, घोल दे रहे हैं। चलिए, इसमें से बाहर से हम कोई चीज इसमें मिक्स कर दे रहे हैं, कोई चीज हम घोल रहे हैं भैया, याद रखना। और जिसको घोलते हैं ये क्या होता है, विलेय। क्या होता है भैया, विलेय। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी इस विलेय के जितने भी मोल इसमें आप घोल रहे हैं उन मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरिटी यानी मतलब मोलरता कहते हैं। आई बात समझ में, परिभाषा समझ में आया भैया कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, याद रखना। तो भैया यहां पे ध्यान से देखिए क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब भाई इसको अगर हम देखें तो यहां पर क्या करेंगे, हिंदी में अगर लिखना है तो मोलरता बराबर, अभी क्या बताया, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल यानी कितने मोल आप घोल रहे हो, और नीचे क्या है भैया, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, क्योंकि यहां पे दिया है आयतन। ठीक है,
विलयन का आयतन, ये अगर लीटर में हो तो नहीं, अगर यहाँ ml में होगा तो 1000 का वही गुना हो जाता है। ठीक है, या फिर इसको भैया हम लिखेंगे इसको सैंबल के रूप में, चूंकि भैया मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर बच्चों भार बटे अणुभार होता है, अणुभार। ठीक है, यानी जो मोलों की संख्या n बराबर W/m होता है। तो यहां से भाई जो एक नया फार्मूला आएगा कैपिटल M बराबर भाई विलेय के मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार, नीचे m होता है, तो क्या हो जाएगा W/ यहाँ पे m हो जाएगा और वैल्यूम रहेगा आयतन, और ये ml में अगर रहेगा तो भैया यहाँ पे गुणा हो जाता है 1000 का, क्योंकि 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो जब लीटर में रहेगा तो नहीं करेंगे, बट अगर यहाँ ml में, क्योंकि ज्यादातर भाई क्वेश्चन में आपका ml में ही रहता है। कोई भी चीज आप रिएक्शन कर रहे हो कुछ, तो भैया आप 250 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 150 ml, तो यहाँ ml में ही होता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, याद रखना। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई स्मॉल w क्या है, ये m क्या है, v क्या है। तो अभी सब कुछ तो बताया ना बच्चों, सब कुछ हमने बता दिया। स्मॉल w क्या है भाई, विलेय का भार। अब विलेय क्या होता है, तो जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, अर्थात जो घोलते हैं विलेय। जैसे पानी में नमक घोल रहे हैं भैया, तो नमक क्या है, विलेय, पानी क्या है, विलायक, मिल जाएगा तो क्या बनेगा, विलयन। ठीक है, तो विलेय का भार है। और m क्या है, तो विलेय का अणुभार है। क्या है भैया, विलेय का अणुभार। सब चीज हमने वन शॉट में अच्छे से समझा है। और ये क्या है, तो भैया ये है विलयन का आयतन। ठीक, विलयन का आयतन, आयतन। ठीक, और आपका जो कैपिटल M है ये तो मोलरता को ही बता रहा है। आई बात समझ में बबुआ? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर से सुन लेना कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता में पूरा सेम होता है, जहां पर 1 लीटर रहेगा वहीं पे और कुछ हो जाता है। क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो भैया अब हम देखेंगे मोलरता। अभी मोलरता में हमने बताया कि भैया 1 लीटर विलयन होता है, बट यहां पे क्या है, जैसे यहां पे भी हम एक कोई पात्र ले लेते हैं, ठीक, और यहां पर भी भैया क्या है, अब की बार पूरा सॉल्यूशन ना लेकर के अब की बार यहां पे कोई विलायक है। अब विलायक किसे कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। भाई जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है, तो भैया चीनी क्या हो जाएगा, चीनी विलेय होगा। पानी क्या है, विलायक, यानी जिस घटक की मात्रा कम हो विलेय, जिसकी ज्यादा हो विलायक। तो यहां की बार विलायक है, इसमें मान लेते हैं कि यहां पे कोई विलायक है जैसे पानी। ठीक, और इसका भैया इसकी क्वांटिटी कितना लिया है, 1 kg, 1 kg, तो 1000 ग्राम कह लें या 1 किलोग्राम। और इसमें भी आप ऊपर से, हमने बताया ना कि इसमें आप ऊपर से कोई पदार्थ क्या कर रहे हो भैया, कोई पदार्थ घोल रहे हो, और जिसको घोलते हैं हमने बताया अभी इसके पहले भी विलेय कहा जाता है। तो इसमें भी विलेय के आप जितने मोल घोल रहे हो वही हो जाता है मोललता। बस अंतर इतना है बच्चों, जहां पर 1 लीटर विलयन लिखा था प्यारे बच्चों, वहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक लिख देंगे। ठीक है, अब की बार यहां विलायक का भार रहेगा, वहां विलयन का आयतन था। तो परिभाषा क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वहां पर 1 लीटर विलयन था, यहां 1 किलोग्राम विलायक है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो आप लिखना चाहेंगे भाई लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि मोललता, मोललता बराबर क्या होगा, तो भैया विलेय का भार, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के कितने मोल रहेंगे, और नीचे अब की बार विलयन का आयतन ना करके विलायक का भार रहेगा। ठीक है, ये केजी में। अभी हमने बताया कि चूंकि भैया क्या होता है, मोलों की संख्या, यानी इसको n से दर्शाते हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो
तो ये आप फार्मूला जब इसको सही से लिखेंगे, अब की बार इसको स्मॉल m से लिखते हैं, m या m डैश मान लीजिए दर्शाने के लिए, क्योंकि अभी भार वगैरह लिखेंगे। तो ये क्या होता है, W/m, विलेय के मोल के स्थान पे W/m लिखेंगे। अब की बार कैपिटल W यानी विलायक का भार, ये अगर ग्राम में रहेगा तो यहां पर फिर से वही जाके 1000 का गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोललता बराबर, ठीक है भाई, ये मोललता हो जाएगा। अब इसमें भी वही चीज याद रखना बच्चों कि भाई आपका स्मॉल w तो बता दिया, स्मॉल m तो बता दिया, कैपिटल W क्या है याद रखना। देखिए भैया सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। ये क्या है भाई, बदल थोड़ी हो जाएगा, विलेय का भार ही है। भार यानी कितना ग्राम आप घोल रहे हो। सवाल देगा कि भाई, जैसे बोल देगा कि 1 किलो, मतलब ऐसे देगा 500 ग्राम विलायक में या जल में क्या है 50 ml, मतलब 50 ग्राम नमक घोला जाता है। तो भाई जो 50 ग्राम घोला गया है वो विलेय का भार होता है। अब उसे में अणुभार निकालते हैं, m होता है। तो ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब जिसमें घोला जाए, जैसे 500 ग्राम में घोला गया है तो वो भार विलायक का भार होता है, ठीक, विलायक का भार, ये भी याद रखना। आई बात समझ में। तो मोललता और मोलरता में थोड़ा सा अंतर है भैया। जहां 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता मतलब मोलरता कहते हैं, वहीं 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है कि 1 मिनट भाई, ये तो देख लिया कहाँ पीछे आ गए। हाँ, मोल प्रभाज है। देखिए मोल प्रभाज की परिभाषा देखिए, ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो ये 3 नंबर में पूछ लेता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश कहता है। क्या कहता है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोलता है, ठीक, समझिएगा। परिभाषा बड़ी ही लाजवाब है। इसमें भी हमने वही चीज किया कि एक पात्र ले लिया भैया, और इस पात्र में क्या है, कोई विलायक है बोला गया है, ठीक, या फिर सॉल्यूशन तैयार किया गया है, इसमें कई घटक हैं, ठीक है। देखिए भैया इसमें क्या कर दिया है हमने, 2 घटक, एक A और B खोल दिया है, ठीक है। क्या है, इसमें 2 घटक हैं। कौन कौन घटक हैं बच्चों, इनमें 2 घटक हैं, एक A है और दूसरा B है। A और B के मिश्रण से ही क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, एक विलयन तैयार हो रहा है। अब बात आती है कि मोल अंश, मोल अंश माने हिस्सा ही होता है, ठीक। मोल अंश का मतलब इसके कितने मोल अंश हैं, इसके कितने मोलों के अंश हैं, वही चीज होता है, ठीक है। तो वही परिभाषा लिखेंगे कि किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है वो विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, ठीक, के अनुपात के बराबर होता है। चलिए समझते हैं। ऐसे में अगर नहीं समझ में आया तो जैसे भाई यहां पे 2 घटक हैं, सबसे पहले भाई ए का अगर हम मोल अंश निकालें, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज निकालें, ठीक है। मोल प्रभाज है तो मोल प्रभाज ही लिख देते हैं। तो भाई मोल, नीचे से थोड़ा, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या, जैसे ए का निकाल रहे हैं तो ए के घटक के मोलों की संख्या, यानी ए का मोल ऊपर रहेगा, ए का मोल ऊपर रहेगा, तथा कह रहा है कि विलयन में उपस्थित कुल घटक के मतलब दोनों का। तो यहां पे भाई कुल घटक के, तो यहां पे भाई ए और प्लस बी का मोल अंश, जितने घटक रहे, ठीक, का मोल जितने घटक रहे, अगर 3 होता है ए प्लस बी प्लस सी करते,
तो यही जो हो जाता है यही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। यानी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे में क्या होता है, कुल घटक के मोलों की संख्या। तो भाई यहाँ पे ए का मोल अंश। इसी तरह से आप जैसे अब इसको थोड़ा सैंबल के रूप में लिख लेते हैं भैया, यहाँ पे काई ए आई एक्स से लिखते हैं। कह रहा है कि जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके घटक के मोलों की संख्या ऊपर, तो एन ए ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब ए का मोल अंश। फिर नीचे कह रहा है कुल घटक के मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी, यानी कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यही हो गया बच्चों आपका मोल प्रभाज या मोल अंश। आई बात समझ में। इसी तरह से जैसे आप निकालना चाहें भाई, ये तो ए का हो गया, ए का हो गया। इसी तरह से जैसे हम निकालना चाहे भाई बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। अब बी का मोल प्रभाज जैसे निकालना है, क्या निकालेंगे, बी के मोल की संख्या ऊपर रहेगा, बी के मोल या बी के मोलों की संख्या लिखेंगे, और नीचे क्या रहेगा, फिर से वही कुल घटक के यानी ए प्लस बी के मोल। ठीक है। अब यहां पर इसको भी अगर सैंबल के रूप में लिखना चाहें तो भैया काई यहां पे बी हो जाएगा, या एक्स बी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बराबर क्या हो जाएगा भाई, जिसका कहे उसके घटक के मोलों की संख्या एन बी का मतलब बी के घटक के मोलों की संख्या ये ऊपर रहेगा, और नीचे कुल का मतलब एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हो जाएगा भैया बी के मोलों की संख्या। ठीक है, तो आपको भाई यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक ये होता है, एक ये। ऐसे सवाल में दो दे देगा कि भाई क्या बोलेगा कि 25 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 18 ग्राम जल को घोलकर एक मिश्रण तैयार किया गया, तो इसमें दोनों के मोलों की संख्या निकालना है। तो आप ऐसे अलग अलग निकाल लोगे। बट एक चीज और याद रखना भैया, यहां एन ए एन बी कैसे निकलता है, तो चूंकि याद रखना वो आपका एन ए एन बी वैसे ही निकलेगा, यानी एन बराबर तो डब्ल्यू बाई एम होता है ना बच्चों, तो यहीं से ये निकलेगा भैया। यानी ए का निकालना होगा तो भाई ए का भार, ए का अणुभार, बी का निकालना होगा बी का भार, बी का अणुभार कितना होगा। न्यूमेरिकल हमने करवाया है, प्लेलिस्ट में देख लेना भाई, अभी तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आई बात समझ में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, बस ये बोल रहा है कि किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, बस यही कह रहा है। तो हमने ए का मोल अंश निकाल लिया इस तरह से, बी का मोल अंश या बी का मोल प्रभाज इस तरह से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों। ये भी काफी प्यारा सा टॉपिक है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में कह रहा है उन्नयन से, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और एक होता है हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों। जितने ये टॉपिक हैं हर साल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर 7 सेट बन रहे हैं तो किस भाई कोई टॉपिक ऐसा है एक सेट में पूछेगा भाई, किसी में क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा है, किसी में मोलरता पूछ लेगा, किसी में मोललता पूछ लेगा, किसी में मोल प्रभाज पूछ लेगा, तो किसी में परासरण दाब पूछ लेगा। यानी टॉपिक सभी आते हैं, बस भाई हर एक सेट में तो हर एक टॉपिक थोड़ी ना आ जाएगा। एक चैप्टर के भाई 7 से 8 टॉपिक बन रहे हैं, तो 7 से 8 जो सेट बनते हैं सब में एक एक फेंक देगा। यही तरीका होता है पेपर बनाने का। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, उन्नयन यानी हमने बताया ना वृद्धि। देखिए भैया, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर, जैसे भाई कोई विलायक है, कोई विलायक है इसमें, ठीक, इसमें भैया क्या है, कोई विलायक है, कोई विलायक है, इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दिया जाए, लाइक दैट, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और शर्करा हो गया, ये सारी चीजें। जब किसी क्या होता है कि किसी विलायक में, कोई विलायक है इसमें भाई, जैसे मान लेते पानी भरा हुआ है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ जब घोल दे,
जैसे ये, क्योंकि ये क्या है, अनपघट है, अपघटित नहीं होते हैं भाई ये, क्योंकि क्या होते हैं ये क्या है भैया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। जैसे भाई NaCl साल्ट होता है तो उसको घोलोगे तो भाई Na प्लस में Cl माइनस में टूट जाएगा, बट ऐसे ये नहीं होते हैं, ठीक है, यानी इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है इनके सॉल्यूशन में। तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ खोल दें किसी विलायक में, तो भाई इस विलायक में यानी पूरे विलयन के तापमान में, मतलब क्वथनांक में, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, क्वथनांक होता है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा, अब चाहे वो 1 अंश सेल्सियस, चाहे 2 अंश सेल्सियस, चाहे 3 अंश सेल्सियस, चाहे 4 अंश सेल्सियस, जितनी वृद्धि हो जाए, क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल 100% बनते हैं। तो इसको क्या है, डेल्टा TB से दर्शाते हैं। T भाई B, अब B है तो B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB बराबर, थोड़ा नीचे से लिखते हैं भाई, डेल्टा TB बराबर क्या होता है फार्मूला, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपान M गुणे कैपिटल W, और ये भाई क्या रहेगा आपका ग्राम में ही, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन के बराबर फार्मूला, क्वथनांक में उन्नयन। अब यहाँ पे सब चीज का मतलब भी जानना बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक है भाई, हर एक चीज का मतलब जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, जो डेल्टा TB क्या है, ठीक, और यहाँ पे KB क्या है, स्मॉल w क्या है, M क्या है, कैपिटल W क्या है, तो इस सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। वही डेल्टा TB क्या होता है, TB क्या है, तो ये जो भी पढ़ रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्या है भैया, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि कह लें। KB क्या है, तो इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये सवाल में दिया रहेगा वैल्यू इसका मान, ठीक, स्थिरांक। स्मॉल w क्या है, तो बबुआ ये तो विलेय का भार है, विलेय का भार क्या है भैया, विलेय का भार, और M क्या है, तो विलेय का अणुभार, क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार, ठीक है, और आपका कैपिटल W क्या है, तो यह है विलायक का भार, विलायक यानी जैसे जल वगैरह रहेगा उसका भार कितना ग्राम है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन। आई बात समझ में, फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भैया। अगला क्या है, हिमांक में अवनमन। अभी देखिए जैसे मोललता था, मतलब मोलरता था, सेम उसी तरह का मोललता था, यानी मोलरता और मोललता मिलते जुलते हैं। इसी तरह से बच्चों क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन है। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक में या फिर मतलब क्वथनांक में उन्नयन में आपने देखा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बट अब की बार क्या होगा कि किसी विलायक में कोई वैद्युत मतलब अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल देने पर अब की बार हिमांक में जो कमी होगी उसे क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब ही होता है कमी, तो भैया हिमांक में कमी यानी हिमांक में अवनमन होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे भैया फिगर से समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा परिभाषा सेम है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो भैया इसको डेल्टा TF से दर्शाते हैं। F यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF। डेल्टा TF बराबर भाई फार्मूला भी सेम रहेगा, 1000 गुणे जहां KB था वहां KF हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जहां KB वहां KF गुणे ये W रहेगा और नीचे आपका M गुणे ये कैपिटल W। यहां पे डेल्टा TB था तो डेल्टा TF हो जाएगा।
एफ का मतलब ही होता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वह तापमान है भाई जिस पर कोई भाई क्या होता है, लिक्विड यानी तरल पदार्थ ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदल जाए, वही हिमांक होता है। ठीक है, चलिए भैया अब यहां से भाई इनका सिंबल भी जानना जरूरी है। डेल्टा टी एफ क्या है, उसके बाद के एफ क्या है, आपका स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्लू। अब तो भाई बार बार लिखते लिखते चीजें एकदम रट गई होंगी। डेल्टा टी एफ क्या है, तो ये है हिमांक में अवनमन। क्या है बच्चों? हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है। और उसके बाद के एफ क्या है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक है, वहां उन्नयन स्थिरांक था। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार है भैया, ये तो आपको पहले भी बता दिए हैं, विलेय का भार। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एम क्या है रसगुल्लों, तो ये क्या है भैया? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और कैपिटल डब्लू क्या है बच्चों? विलायक का भार, यानी कितना ग्राम रहेगा जैसे जल वगैरह, विलायक का भार। ठीक, तो भैया सैंबल जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम के टाइम पे भाई न्यूमेरिकल इस पे हमने बोला ना आते हैं, तो भाई किसका क्या मतलब है, अगर आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा तो कैसे लगा पाओगे, हो जाएगा धोखा। इसलिए भैया आपके साथ धोखा ना हो पहले से ही बता दे रहे हैं। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं? देखिएगा भाई, देखिए सब परिभाषाएं हैं। 2 नंबर वाले में ज्यादातर तो आपकी डेफिनेशन ही आएगी, 3 नंबर वाले में आपकी कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं, और साथ में आपके आ जाएंगे डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन, जो नियम वगैरह प्रमुख हैं। ठीक है, सब करवाएंगे, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। नहीं भी तैयारी है डोंट वरी, हम है ना, तो भाई क्या गम है, कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं। तो परासरण दाब की परिभाषा लिखना है बच्चों। देखिए परासरण दाब, परासरण दाब किसे कहते हैं समझते हैं। अब परासरण दाब से पहले इसमें एक और चीज कभी कभार पूछ लेता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन है, तो कभी कभार पूछ लेता है। जैसे यहां पे हम एक लेयर ले रहे हैं, क्या है, एक झिल्ली है, और यहां पे भाई ये दर्शा दे रहे हैं हम कि ये छिद्र है। क्या है? छिद्र, छिद्र है। ठीक, छिद्र है, याद रखना। और यहां पे मान लेते हैं कि भैया निम्न सांद्रता है इधर की तरफ, निम्न सांद्रता वाला कोई विलयन है इधर। इधर क्या है? कोई निम्न सांद्रता वाला विलयन है। इधर क्या है? अधिक सांद्रता वाला कोई विलयन है, अधिक सांद्रता वाला कोई इधर सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखना भाई, सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली होती क्या। इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य पूछता है भैया परिभाषा में, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो भैया वह महीन या फिर कह लें कि छोटे छिद्रों वाली झिल्ली जिसमें विलायक के कण आसानी से आर पार चले जाएं, जैसे पानी के कण, लेकिन विलेय के कण आसानी से आर पार ना जा सके। जैसे भैया शहद हो गया या नमक का घोल है, तो भैया नमक के कण ये सब आसानी से आर पार ना जा सके। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे भाई क्या है, चर्मपात्र यानी मनुष्य का स्किन हो गया। प्याज में आपने एक झिल्ली देखा होगा, निकलते हैं जैसे प्याज छीलते हैं उसमें झिल्ली। अंडे की झिल्ली देखा होगा, अंडे में जब छीलो तो एक झिल्ली होती है। तो ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। अब समझिएगा यहां पे क्या है, इधर मान लेते हैं कोई विलायक है, तो यहां पे विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अभी केवल परासरण जानो।
परासरण क्या बताया कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले, भैया ये निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से इस झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करना, गमन करना ही क्या कहलाता है भैया, परासरण कहलाता है। ठीक है, अब परासरण दाब समझते हैं। ठीक, परासरण दाब समझते हैं। अब परासरण दाब की परिभाषा ये हो जाएगी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम बल जो परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे, उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब कहते हैं। या फिर एक और भी परिभाषा है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली से रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो ये भी लिख दीजिए, नहीं तो भी हमने जो बताया वो तो एकदम आसान है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो क्या करता है, परासरण प्रक्रिया को ही रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। हो गया सीधी। अब एक चीज और कभी कभार पूछ लेता है, प्रति परासरण। तो अब की बार अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर विलायक के अणु आते हैं तो वो प्रति परासरण या प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण होता है। आई बात समझ में? तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भैया इसके लिए सूत्र जो होता है याद रखना, सूत्र इसमें जरूर पूछता है। देखिए पीवी के रूप में भी पूछता है या पाई इसको बोलता है, यहाँ पे परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। तो पाई वी बराबर होता है भैया NRT। एक फार्मूला आपका ये हो जाता है, पाई वी बराबर NRT। वी क्या है, वैल्यूम आयतन है, एन क्या है, मोलों की संख्या, आर क्या है भैया, गैस समीकरण है, मतलब गैस यहाँ नियतांक है, टी क्या है, परमताप। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, पाई बराबर अगर लिखेंगे तो N/V और उसके बाद RT, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो एक फार्मूला आप इस रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। या फिर भैया इसी को और एक तरीके से लिखा जाता है, कैसे, N/V, चूंकि N/V ये बराबर किसके, सांद्रता के हो जाता है। तो यहां पर इस फार्मूले को पाई बराबर इसके स्थान पे C लिख सकते हैं, CRT। तो पाई बराबर CRT, ये भी फार्मूला हो जाता है, पाई बराबर CRT, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एक फार्मूला और, अब आप कहेंगे कितने हैं, बिल्कुल बच्चों एक नहीं छोड़ेंगे। पाई बराबर, अब देखिए n क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। याद आया कुछ? अब उसके बाद ये v है तो v रहने देते हैं और यहाँ पे RT। तो एक फार्मूला बच्चों आपका ये भी बन जाता है। या कहीं कहीं एक और लिखा रहता है, पाई बराबर CST लिखा जाता है। क्या लिखते हैं ऐसे, पाई बराबर CST। तो यहाँ पे S वही चीज है जो R है। ठीक, तो कई तरीके से फार्मूला लिखते हैं, इतने फार्मूले हमने लिख दिए हैं परासरण दाब के। आई बात समझ में बच्चों? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों। हो गया? चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, नैर्नस्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, या यूं कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। नैर्नस्ट समीकरण या नष्ट समीकरण पूछता है। ठीक, यह पूछ लेगा इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को बताने वाले समीकरण को लिखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप रसगुल्लो क्यों बोलते, तो भैया कितनी बार बता चुके हैं, हमारी आदत बन चुकी है। और वैसे भी आप सब एकदम रसगुल्लों की तरह मीठे हो ना, तो इसलिए बोल देते हैं, है ना। बुरा लगे तो उसको भाई इग्नोर मारिए, ठीक, बट आदत हो गई है, ये तो अब बिल्कुल छूटेगी नहीं, है ना। आप रसगुल्लों की तरह मीठे हो इसलिए बोलते हैं, नहीं तो ना बोलते। ठीक, देखिए भैया नैर्नस्ट समीकरण क्या होता है, जिसे अगर हम बात कर लें, कोई क्या है, एक क्या कहते हैं भैया, अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे हम किसी अभिक्रिया के लिए, ठीक, कोई अभिक्रिया जैसे यहाँ पे Mn, कोई रिएक्शन है इसमें, ठीक है, यहाँ पे N ये है इसके लिए, और यहाँ पे N, ये M यानी सॉलिड फॉर्म में है, ये इक्वावेलेंट के रूप में है आयनित अवस्था में। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए जो नैर्नस्ट समीकरण होगा, वो नैर्नस्ट समीकरण क्या हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा।
जो निर्नष्ट समीकरण होता है वो हो जाता है भैया कि ई सेल का विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोड विभव कह लें, और बराबर क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है ई नॉट यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर माइनस का 2.303 RT अपान नीचे हो जाता है भैया NF, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा log बेस 10, फिर यहाँ पे M क्या है सॉलिड अवस्था में और नीचे क्या है Mn यानी धातु आयन, ठीक है, ये Mn यानी धातु आयन है, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है किसका, निर्नष्ट समीकरण का। निर्नष्ट समीकरण का भैया फार्मूला हो जाता है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का बनता है, ठीक है, नहीं आएगा तो केवल निर्नष्ट समीकरण ही ऐसे पूछ लेगा। अब ये समीकरण होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है सिंबल, प्रतीक इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सब चीज का भैया जो सिंबल है हम सब चीजों का यानी प्रतीक निकाल लेते हैं। मतलब ई सेल क्या है, ई सेल क्या है, उसके बाद भैया यहां पे ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, उसके बाद यहां पे आर क्या है, टी क्या है, ठीक, यहां पे भैया एन क्या है, एफ क्या है, अब उसके बाद एम क्या है और एम पे एन प्लस क्या है। तो देख सकते हैं इतने हैं और इन सब का सिंबल आपको याद रखना है, इन सब का सिंबल आपको याद रखना है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है, ये ई जो सेल है ये होता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव है। ई नॉट सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी परिभाषा इनकी देखेंगे, ठीक। आर क्या है तो भैया गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, ठीक। टी क्या है तो बच्चों टी परम ताप है, परम ताप है। और एन क्या है तो भैया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद एफ क्या है, फैराडे नियतांक, क्या है बच्चों, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक है, ठीक है। अब उसके बाद एम क्या है तो ये धातु एकांक धातु को बताता है, और यहां पे एम एन क्या है, ये धातु आयन की सांद्रता है, धातु आयन की सांद्रता है, धातु आयन की सांद्रता। तो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों आपकी क्या है, सिंबल है भाई, इनको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आ गया भैया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बच्चों, याद रखना। चलिए समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा देते हैं, ठीक है। बस आप मजे में सीखते चलिए, याद रखना बच्चों, ठीक। बाकी भैया हम पर छोड़ दीजिए, वो तो हमारा काम है, क्योंकि आप गलती करते हो तो कहीं ना कहीं भाई हमारा फर्ज होता है आपको दंड देना, आपको समझाना, ठीक। इसलिए अगर कभी क्या कहते हैं ना, बुरा और भला बोल देते हैं तो भाई उसको दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कभी कभार गुस्सा आ जाती है तो ऐसे मुंह से अनाप शनाप निकल जाता है। भाई इतना मेहनत करो, दिन रात हम भी आपके लिए एक कर रहे हैं, रिजल्ट अगर आप हमको अच्छा ना दो तो भाई कैसा लगेगा। होता ना कि भाई जैसे घर पे माँ बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने सजोए हुए हैं और आप उन पे खरे ना उतरो, वो सोच रहे हैं कि हाँ हमारा लल्ला हमारी लाडली पढ़ने गई हैं और आप मटर गश्ती कर रहे हो, तो बुरा लगता है ना बच्चों। इसीलिए भाई हम भी आपको हमेशा बोलते हैं कि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि भाई अगर इसको आपने बर्बाद कर दिया तो पूरा जीवन बर्बाद, ठीक, कोई नहीं पूछेगा।
आपकी क्या इज्जत है। अब आप अभी से समझ लो भाई, जिस दिन आपका 12th का एग्जाम होगा और हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाओगे या घर से ही तैयारी कर रहे हो, फिर समझ में आएगा यार अब तो जिंदगी बड़ी मुश्किल लग रही है। तब स्टेटस लगाओगे, ठीक है, दुनिया भर का इधर उधर की कोई पूछ नहीं रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। आज के टाइम पे क्यों पूछेगा भाई, आप हो क्या, क्या आपकी औकियत मतलब औकात है, क्या आपकी हैसियत है। आपके अंदर कुछ भी तो नहीं है अभी ना। अभी जो आप पहन रहे हो माँ बाप का दिया हुआ है, जो खा रहे हो माँ बाप का है, ठीक, जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो माँ बाप का है, तो सब उनके पैसे से ना। अभी अभी आपकी औकात क्या है, कुछ नहीं है। जिस दिन आप खुद से कुछ करोगे ना तब उसकी अहमियत मालूम पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं बच्चों, कल को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आज को संवारो। अगर आज को आपने अच्छे से संवार लिया ना तो कल जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। देखिए भैया क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, पहले इलेक्ट्रोड विभव जान लेते हैं। जैसे क्या होता है जब किसी धातु की क्षण को, जैसे भाई इसमें कोई धातु की क्षण हम डुबो दें, धातु की क्षण जैसे लाइक दैट जिंक हो गया, जैसे जिंक धातु की क्षण इसमें डुबो दे रहे हैं, ठीक है, और यहां पे जिंक सल्फेट का ही विलयन है। जैसे हमने बताया ना कि इसमें कोई एक क्षण ले लेते हैं, एक क्षण, इसमें भैया हमने एक क्षण ले लिया, ठीक है, क्या किया, एक क्षण हमने डुबो दिया, ठीक, हमने एक क्षण इसमें डुबो दिया और यहां पे है। अब यहां पे ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे भैया मान लेते हैं कि विलयन किसका है, ZnSO4 का है, जिंक सल्फेट का। ये क्षण किस चीज का है, तो क्षण भी क्या है, Zn का है, ठीक है, जिंक धातु की क्षण है, ठीक है, किसकी है, जिंक धातु की। तो परिभाषा पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, धातु की क्षण है, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। भैया जिसपे प्लस आयन हो, भाई जिसपे प्लस आयन हो वो एनोड का काम करेगा, जिसपे माइनस है वो कैथोड का काम करेगा, याद रखना। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो इस धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक जो विभव स्थापित होगा, मतलब एक जो विभवांतर स्थापित होगा, वो विभव ही कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा समझ में आई कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में, भैया जिंक धातु की क्षण है और यहां जिंक क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट का ही विलयन है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो इस धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित होगा, यानी ये इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, वो विभव ही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। बट यहां पे पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस अब की बार यहां पे थोड़ा कंडीशंस कुछ अप्लाई होंगी। अब की बार कंडीशन ये होगी कि भैया मानक का मतलब ये है 25 अंश सेल्सियस, तो 25 अंश सेल्सियस ताप पर पहली कंडीशन, तथा एक वायुमंडल दाब पर, एक एटीएम एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को अब की बार क्या है, एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोएंगे, ठीक, यानी अब की बार जो विलयन की, भाई अगर हम बात करें सांद्रता क्या है, एक मोलर सांद्रता है या एक मोल कह लें, तो अब की बार परिभाषा देखो क्या हो जाएगा कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो इस पर जो विभव स्थापित होगा, यानी धातु की क्षण पर जो विभव उत्पन्न होगा वही विभव कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ, एकदम सिंपल परिभाषा। तो लिखेंगे भैया कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन के क्या है, एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण, ये भाई जैसे जिंक धातु है तो जिंक धातु भाई जिंक सल्फेट का विलयन भी है, तो उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबोएंगे तो धातु की क्षण की सतह पर जो विभव स्थापित होगा उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, याद रखना। आई बात समझ में। तो इसमें भैया आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और इसे E0 से दर्शाते हैं,
ठीक भैया, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि इसे ई नॉट, यहां पे हमने लिख दिया ना सेल, से दर्शाते हैं। ठीक, दर्शाते हैं, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, परिभाषा काफी ज्यादा मजेदार है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखिए। अब देखिए परिभाषा भी थोड़ा यहां समझ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिए किसी भी, हमने बताया ना कि कोई धातु है, धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, ठीक है, जो बढ़ते और घटते क्रम की एक श्रेणी होती है, ठीक है, उसी श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ठीक, समझ में आया? इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते और घटते क्रम में रखने पर क्या होता है कि जब एक श्रेणी जो बन जाती है, एक सीरीज बनती है, उसी को कहते हैं मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर भैया इसके दो अनुप्रयोग देखना है, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला यहां पे भाई अनुप्रयोग में पहला है विद्युत सेलों में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, पहला उपयोग। दूसरा क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं भैया, आगे क्या है कि मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। मोलर चालकता क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताना है। मोलर चालकता की ध्यान से देखिएगा, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। चलिए समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया विज्ञान कहता है आओ करके सीखें, तो बिना करके सीखे मजा आएगा नहीं। ठीक है, विज्ञान हमेशा से बोलता है कि आओ करके सीखें, तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा भाई, क्या है ये, कोई वैद्युत मतलब कोई भी हम किसी वैद्युत अपघट्य को हम इसमें घोल रहे हैं, ये क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है, ये कोई विलयन है। और यहां पे भैया इस विलयन में हम क्या कर रहे हैं, किसी वैद्युत अपघट्य के, कोई वैद्युत अपघट्य है बाहर से घोल रहे हैं, जिससे भैया क्या है, NaCl है, NaCl है। तो NaCl के 1 मोल को, NaCl के हम क्या करते हैं, 1 मोल को हम घोल दें, क्या कर दें, 1 मोल को हम इसमें घोल दे रहे हैं। तो घोलने पर भाई जब इसमें घोल देंगे तो हमको मालूम है रसगुल्लों, Na+ में टूट जाएगा, Cl- में। ठीक है ना, तो भैया ये Na+ में और Cl- में ये आयन में टूटते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य, क्योंकि NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके, वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे NaCl, HCl, H2SO4, KCl, ये सब। तो ये वैद्युत अपघट्य है। तो कह रहा है वही चीज कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन द्वारा, भाई 1 मोल रहेगा, तो 1 मोल द्वारा इस विलयन में जो भी दिए गए आयन है, भाई ये कौन सा आयन दे रहा है, Na+Cl-, तो ये आयन है टूट जाएंगे। तो इन आयनों की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। और इसको दर्शाते किससे हैं भैया, तो लिखेंगे कि इसे क्या करते हैं, λm से दर्शाते हैं। ठीक है, λm से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहां पे भाई परिभाषा अब लिखेंगे, यानी मोलर चालकता यानी λm बराबर क्या हो जाता है, याद रखना, K यानी कप्पा है, कप्पा गुणे 1000, और नीचे क्या है, मोलरता। ठीक है, नीचे यहां पे मोलरता हो जाता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है भैया, जहां पे अगर जैसे K बराबर भी पूछ ले कभी कभार, तो K बराबर, K क्या है, विशिष्ट चालकता है, K बराबर L/RA होता है। ठीक है, तो भैया अगर जैसे कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो यहां पे भी ये याद रखना परिभाषा, ठीक, मतलब ये फार्मूला याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है K बराबर। अब यहां पे हम भाई सब सिंबल लिख लेते हैं कि λm क्या है, उसके बाद K क्या है,
उसके बाद m क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये चीजें याद रखना। ये क्या है भैया, तो इसको तो मोलर चालकता ही कहते हैं, मोलर चालकता, ठीक है। और ये क्या है, के क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक। m क्या है, तो भैया m क्या है, मोलरता, मोलरता है, ठीक। अब इसका मात्रक भी बेहद जरूरी है बच्चों, मात्रक तो बहुत ज्यादा बहुविकल्पी में पूछता है। मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक होता है साइमन, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं भाई, यही रहेगा तो ऐसे रहेगा, साइमन सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स 1 प्रति मोल, तभी तो होगा। तो साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ये मोलर चालकता की क्या हो जाएगा, मतलब मोलर चालकता की इकाई हो जाएगी, मोलर चालकता का यानी मात्रक हो जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बड़ा ही सिंपल सा भाई ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ इतना जरूर है बच्चों, न्यूमेरिकल बनते हैं भैया, इसलिए फार्मूला याद रखना अच्छे से। हो गया, चलिए अब चलते हैं आगे। भाई मोलर चालकता हो गया, अब नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकता। क्या है बच्चों, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ठीक है। देखिए भैया तुल्यांकी चालकता क्या, जहां पर परिभाषा देखिए मोलर चालकता में जो था वही तुल्यांकी चालकता में है। जैसे भाई अभी हमने शुरू में ही बताया कि मोलरता मोललता एक जैसे हैं, इसी तरह से भैया हमने देखा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एक जैसे। अब उसी तरह से आपका मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता भी एक जैसे है। अब की बार तुल्यांकी चालकता देखिए परिभाषा सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर। जहां पर क्या था कि एक मोल क्या था, जहां वैद्युत अपघट्य का एक मोल था, वहीं पर 1 ग्राम तुल्यांकी भार या एक तुल्यांक अब की बार हो जाएगा, बाकी पूरा सेम है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालक तुल्यांकी चालकता कहते हैं। परिभाषा सेम है भैया, यहां जहां 1 मोल था वहां पर यह हम एक तुल्यांक कह ले या 1 ग्राम तुल्यांकी भार कह ले, ठीक है। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि इसे लेमडा ई क्यू से दर्शाते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, से दर्शाते हैं क्योंकि सांद्रित अवस्था में होता है, दर्शाते हैं, ठीक है। तो भैया मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू हो जाएगा बराबर कप्पा गुड़े 1000, परिभाषा सेम रहेगा भैया। नीचे यहाँ पर अब की बार नॉर्मलता हो जाता है या सी लिखा रहता है कहीं कहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सांद्रता दिया होता है, नीचे दिया रहेगा 1 मोल 2 मोल ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब बाकी सारी चीजें भैया इसमें भी आपको कुछ अलग चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक। बाकी ये के आपका क्या है, एन क्या है आपको सब पता है, नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे हैं। ये क्या हो जाता है भाई, तुल्यांकी चालकता, क्या चीज, तुल्यांकी चालकता। ये क्या है भैया, तो ये है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता। और यहां पे ये क्या है, नॉर्मलता है, ठीक है, नॉर्मलता, या भैया सी लिखा रहेगा कहीं कहीं सूत्र में देखेंगे वो दिया रहता है कि सी क्या है, सांद्रता है। अब इसका मात्रक भी हमको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बताया ना मात्रक इंपॉर्टेंट होता है। मात्रक क्या होता है, तो भैया इसका मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, या फिर इसको अगर लिखा रहता है एक संबल के रूप में तो साइमन सेमी स्क्वायर और ये तुल्यांक यानी इनवर्स 1 होता है, इस तरह से। तो ये हो जाता है क्या चीज, तुल्यांकी चालकता कि भैया परिभाषा और ये इसका फार्मूला और मात्रक, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया का वेग कह लें या अभिक्रिया की दर कह लें, क्या होता है। ठीक है, परिभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक, 2024 का पेपर देखो, चाहे 23 का, चाहे 22 का, चाहे 21 का, चाहे 20 का, उसके पहले भी पूछा गया है। ठीक, हर साल पूछा जाता है। एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई मान लेते हैं कोई क्या है, जैसे माना किसी समय जैसे dt पर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहां पे ये दर्शा रहा है dx हो, तो अभिक्रिया की जो दर बराबर है या अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर dx अपान dt। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, फार्मूला। तो अभिक्रिया की दर या फिर वेग बराबर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि एकांक समय में अभिकारक, देखिए भैया जैसे कोई चीज आप रिएक्शन देखें तो ये अभिकारक होता है, इधर जो भी बनता है उत्पाद होता है। ठीक है, तो एकांक समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, भाई जो परिवर्तन हो रहा है और जितना समय लग रहा है वही क्या होता है भैया, इसमें जो सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है, समय दर को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक, 2024 में भी आया था, 23 में भी, 22 में भी, आप पेपर उठाकर देखोगे तो मिला है। ठीक है, कई ना कई तरीके, किसी में इसका मात्रक वगैरह पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, तो याद रखना। ठीक, तो भैया स्थिर ताप पर कह रहा है अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण पर यानी सांद्रता जो C का मान है वो 1 हो जाए, तो ऐसी अवस्था में कह रहा है होने वाली अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक, यूं कह ले भैया कि अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, तो भैया सांद्रण के। ठीक है, सांद्रण के। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, जैसे dx अपान dt, ये अनुक्रमानुपाती किसके है, C के। तो यहां पे इसको हम dx अपान dt बराबर जब करेंगे, भाई बराबर लगाएंगे, आगे k हो जाएगा इंटू C। तो यहां पे भैया C है, तो अगर हम C का मान अगर कह दें, भाई C का मान लिख देते हैं कि यदि C बराबर अगर हम 1 रख दें, भाई C बराबर 1 रख दें तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा k बराबर बन जाएगा dx अपान dt, k बराबर dx अपान dt। यही तो कह रहा है स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण, अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग, यही अभिक्रिया का वेग है, होने वाले अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। बस हो गया भैया, सिंपल सा लॉजिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना, कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक, भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए याद रखना, पहले दोनों यहां पे हम समझा देते हैं अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो भैया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मात्रक क्या होता है, प्रति मिनट या प्रति सेकेंड क्या होता है। ठीक, यहां पे ध्यान देना, प्रति मिनट यानी ऐसे सेकेंड इनवर्स 1 लिख दें, या फिर मिनट इनवर्स 1 यानी प्रति सेकेंड या प्रति मिनट। ठीक, अब उसके बाद और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, भाई अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे, क्योंकि बहुविकल्पी में बहुत पूछता है बच्चों, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है भैया वो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या ऐसे इसको इससे लिख सकते हैं, मोल फिर उसके बाद लीटर इनवर्स 1 फिर उसके बाद सेकंड इनवर्स 1। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। बट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि प्रति मिनट या प्रति सेकंड होता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स 1। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। कोटि क्या है, ध्यान समझ भाई, कोटि और आणविकता दोनों इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, दोनों समझेंगे। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग क्या है, कोटि कहलाती है। सांद्रता की घातों का योग ही कोटि है। जैसे भाई कोई अभिक्रिया है, ध्यान से समझिएगा, कोई अभिक्रिया है बच्चों, जैसे यहां पे मान लेते हैं A है और प्लस B है, इससे कोई P बन रहा है, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर, जैसे दर समीकरण होता है अभिक्रिया की दर, तो K बराबर भैया यहां पे A है और ये B है। अब यहां पे भाई A और B की मान लेते हैं, इसका जो सांद्रण है यहां पे दर्शा देते हैं उसको X और Y को। ठीक है, ये सांद्रता X और Y है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, अभिक्रिया की दर का समीकरण है, इसको दर समीकरण कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर हम अभिक्रिया की कोटि निकालने लगे तो भैया क्या कह रहा, ये अभिकारक है, कोष्टक लग जाता है तो सांद्रता पढ़ा जाता है, भैया ये ऊपर तो घात ही है। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग ही क्या कहलाता है, कोटि। तो भैया X प्लस वाई, ठीक, घातों का योग ही क्या कहलाती है, कोटि। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो घातों का योग है उसी को कोटि कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल के स्वरूप जैसे देगा कि भाई कोई अभिक्रिया का जो दर समीकरण, ठीक है, एक जैसे दर समीकरण दे दिया, R बराबर दे देगा भैया A की घात यहां पे 1 दे देगा, B की घात यहां पे 2 दे देगा और C की घात यहां पे 3 दे देगा। बोल देगा कि भैया इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि निकालने के लिए क्या हमने बताया, तो भैया जब भी हम कोटि निकालते हैं तो बताया ना कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, तो भैया 1 है और प्लस ये 2 है और प्लस का ये 3 है, तो कोटि कितनी आ गई, 3 2 5 और 6। तो अभिक्रिया की जो कोटि आ गई वो कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग कोटि होती है। अब आणविकता क्या है उसको भी सुन लीजिए। तो भैया जितने अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, जैसे 2A लिख दे और यहाँ 3B, तो अभिकारक अणुओं की जो संख्या को बताता है उसी को आणविकता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी बताया है, बट वो 3 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से निम्नलिखित हैं। टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। ठीक, तो भैया जैसे पहले है अभिकारक की सांद्रता, अगर सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की का जो दर है या अभिक्रिया का वेग भी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, और प्रकाश, भाई बहुत सारी ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो बिना प्रकाश के संभव ही नहीं होती हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 मिलके यहाँ पे बनता है आपका ना, तो वो चीज क्या हो जाता है, तो इसमें बात कर लें तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये भी क्या है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं अर्थात बढ़ती हैं। ठीक, ताप की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, बट क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या है, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम रहेगा तो भाई अभिकारक के अणु पास पास रहेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखा होगा, तो इसमें ध्यान देना, अगर क्षेत्रफल छोटा होगा, यानी क्षेत्रफल छोटा होगा
तो अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी का जो बुरादा होता है वो तेजी से जलता है, क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल छोटा है। तो भैया वही चीज है कि क्षेत्रफल अगर छोटा रहेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बड़ा रहेगा तो अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या यू कह ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भला क्या हो सकता है? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु कह लें या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो आपको भली भांत बताया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। एक पेरियोडिक टेबल की देखें तो स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, है ना। अब आप कहें डीजे बना दिया, ठीक। इधर देखो जैसे नीचे दो लैंथेनाइड एक्टिनाइड के होते हैं, अगर देखें भैया ये इस तरह से ऐसे डिवाइड होता है। ये कौन सा ब्लॉक होता है? ये एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। ये बीच वाला डी है और यहाँ का एफ है। तो ये बीच वाला ही संक्रमण कहलाता है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाएंगे और डी उपकोष में आंशिक रूप से भरे होते हैं, ऐसे तत्व को ही क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब भाई बात है कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उसका भी कारण है। ये भैया पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जैसे शरीर के बीच में कोई संक्रमण हो जाए वही चीज है। तो ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो वही परिभाषा समझ में आया। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बबुआ डी उपकोष में प्रवेश कर जाएं, तो ऐसे तत्व को अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। और एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब सबसे जरूरी भैया इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है याद रखना, हर साल पूछता है, 24 में भी आया है, ठीक। ये कोई नई बात नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक। याद रखना भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या हो जाएगा? तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया वो हो जाता है n-1 इंटू डी। बायकोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी, 1 to 10 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ns 1 to यहाँ पे 1 से मतलब 2 तक रहेंगे, ठीक। ये क्या हो जाता है? इनके बायकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ठीक। ये इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाकी डी ब्लॉक के तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, वो हमने देख लिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी भैया कर लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है टॉपिक भैया? अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? अब की बार अभी हमने बताया कि जो आपका पेरियोडिक टेबल इस तरह से बना होता है, ठीक। तो यहां पे दो नीचे क्षैतिज पंक्तियां होती हैं भाई, क्योंकि इनको स्थान यही इसी वाले में होते हैं, लेकिन यहां पर इनको उचित स्थान ना दे करके दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दे दिया गया है और नाम दे दिया है भाई इसका ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो ये डी ब्लॉक है और इनका नाम एफ ब्लॉक, ठीक, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं पहले वो जानते हैं। तो भैया ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश कर जाएं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब भाई यहां पे हमने बताया ना कि इनको आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी शुरुआत लैंथेनम तत्व से होती है और इनकी शुरुआत एक्टिनम से होती है, इसीलिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। प्रत्येक में भैया याद रखना दोनों में 14-14 तक के तत्व होते हैं, यानी 14-14 तत्व होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक मिनट, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए देखते हैं।
चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं भैया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी जो इसमें है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो भैया परिभाषा समझ में आ गया ना, फिर से देख लेते हैं, हमने बहुत से बता दिया, बताया नहीं कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश कर जाएं, उन्हें F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनको आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड व एक्टिनाइड कहते हैं, वो तो हमने बता ही दिया। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो भैया बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 होता है भैया, ठीक, ये F, और यहाँ पे भैया 1 से 14 तक के तत्व, फिर उसके बाद होता है N-1 इंटू D, 0 से ये 1 रहेगा भैया, फिर उसके बाद NS2, ये इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। याद रखना, वो विकल्पी में भी पूछ लेता है कभी कभार, नहीं तो बच्चों 2 नंबर वाले में जरूर पूछता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है कि संक्रमण धातु या फिर कह लें तत्व या फिर मतलब आयन क्या होते हैं, मतलब प्रायः है ये क्या है, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कह लें या संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों बनाते हैं या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसगुल्लों, याद रखना। तो भैया संक्रमण जो धातु होते हैं या तत्व होते हैं, उनके अंदर ये नेचर का ही एक गुण होता है भैया, वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की उनके अंदर एक क्षमता होती है, एक गुण होता है कि भाई जो प्रकाश जैसे निकलता, भाई कोई सोर्स है, प्रकाश निकलेगा तो ये क्या करते हैं, एक विशेष रंगों का अवशोषण ही अपने आप कर लेते हैं, जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देने लगते हैं। या फिर कह लेंगे भाई इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा मतलब किताबी लैंग्वेज में नहीं आपको डूबना। ठीक है, कि संक्रमण जो तत्व हैं ठोस अथवा जलीय विलयन में, यानी चाहे वो ठोस अवस्था में रहे या जलीय विलयन के रूप में रहे, यानी घोल के रूप में रहे, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण ये है भैया कि जब संक्रमण धातु पर विशेष मतलब श्वेत प्रकाश पड़ता है, जैसे ये कोई संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है भैया, ये कोई संक्रमण धातु है, और यहां पे क्या है, कोई सोर्स है यानी सनलाइट है मान लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही भैया इस पर क्या है, इस पे प्रकाश पड़ता है, ठीक, इस पे वही चीज कह रहा है कि जब संक्रमण धातु पर श्वेत या धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी उस धातु में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी जिनका जोड़ा नहीं होता है, क्योंकि भैया पहले ही बता दिया है कि संक्रमण धातु क्या होते हैं, जिनके बाह्य कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी डी उपकोष क्या है, आंशिक रहता है, खाली रहता है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको चाहिए पेयर यानी जोड़ा चाहिए। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रकाश का अवशोषण करके, यानी प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से, यानी ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, पेयर जोड़ा बना लेंगे। तो वही चीज है कि निम्न ऊर्जा स्तर से या कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं, जिससे ये रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि भैया ये क्या है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाह्य कोश जैसे ही प्रकाश का अवशोषण करेंगे, इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाएंगे, वहां उनका पेयर बन जाता है। ठीक है, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया, लिगेंड क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या होता है, उदाहरण द्वारा आपको दर्शाना है, उदाहरण द्वारा आपको दर्शाना है लिगेंड किसे कहते हैं। तो इसको तो भैया अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया था, वैसे सारे टॉपिक समझाए थे। ये तो भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो यहाँ भी जरूरी है, चीजें तभी तो क्लियर होंगी ना, जितना हो सके उतना मत हो, कहाँ से पूछेगा भाई, कोई चांस ही नहीं बनता।
ठीक, लिगेंड क्या है उदाहरण सहित समझाना है। वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, लिगेंड कहलाते हैं। भाई जैसे फार्मूला आप जैसे कोई एक हम क्या करते हैं, एक उप सहसंयोजन यौगिक ले लेते हैं, सहसंयोजन उप सहसंयोजन यौगिक, एक उप सहसंयोजन यौगिक का एक एग्जाम्पल जैसे भाई यहां पे हमने ले लिया K4, ठीक, ये Fe है, उसके बाद यहां पे Cn है और यहां पे क्या है 6, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो भैया ये कोष्टक के अंदर जो है यही तो होते हैं लिगेंड, यही तो होते हैं लिगेंड। तो लिगेंड क्या कह रहा है कि वह धातु अथवा आयन, वह धातु अथवा आयन जिसमें कह रहा है भाई वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को, इसको क्या कहते हैं, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है भैया, केंद्रीय धातु परमाणु। तो हमने यही तो बताया बच्चों कि वह धातु आयन या फिर परमाणु जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, ये इसको क्या करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की जो क्षमता रखता है उस धातु या आयन को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब भाई जिसके पास जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, एक दंतुर लिगेंड, क्योंकि इसमें प्रकार भी पूछता है, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा एक दंतुर लिगेंड, जो दो रखेगा भैया द्विदंतुक लिगेंड, जो तीन करेगा त्रिदंतुक, ठीक, इससे ज्यादा हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड। आपको अच्छे से समझाया था। बाकी आयन के आधार पर, आवेशों के आधार पर भी होते हैं। धनात्मक आयन जिसपे धन आवेश हो धनात्मक, जिसपे ऋण आवेश हो ऋणायन, ठीक, ऋणात्मक लिगेंड, जिसपे क्या है कोई चार्ज ना हो, मतलब क्या बोलते हैं उदासीन लिगेंड। तो यहाँ पे भाई हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे में भाई Cn हो गया, ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे Cl क्लोरीन हो गया आयन, उसके बाद भैया यहाँ पे NO हो गया, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे आपका NO पे अगर जैसे प्लस है, फिर उसके बाद जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सबके सब बच्चों क्या है, लिगेंड के एग्जाम्पल ही तो है भैया, लिगेंड के उदाहरण है। ठीक, आई बात समझ में कि लिगेंड क्या होता है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। इसमें एक आध टॉपिक एक दो और हैं, एक दो टॉपिक और बचे हैं भैया। उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है, या इसी को समन्वयन संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उदाहरण द्वारा समझाना है आपको कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या क्या होती है। चलिए हम बताते हैं क्या होती है। अभी एक एग्जाम्पल लिया था उप सहसंयोजन यौगिक का, जैसे भाई कोई एग्जाम्पल K3 ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे CO है, ठीक है ना, CO कोबाल्ट CO है, और उसके बाद यहाँ पे NH3 है, ये 5 है, और ये Cl। ठीक, तो यहां पे ध्यान से समझना। अब भाई ये तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ठीक, ये क्या होता है, लिगेंड होता है, क्या है, लिगेंड है, और ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कह लें। ठीक है, तो भैया अब यहां पर परिभाषा समझिएगा ध्यान से कि केंद्रीय धातु परमाणु यानी इसके द्वारा लिगेंड, ये जो लिगेंड है जितने उपसहसंयोजक बंध से बंधा हो तो उसी संख्या को कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या। हम इसको जब बता रहे थे पूरा उपसहसंयोजक यौगिकों का पूरा क्या करें भाई इंट्रोडक्शन परिचय, तो उसमें समझाया था अच्छे से। ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर्स को क्या कहते हैं भैया, यही जो नंबर है इसी को कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या।
ठीक परिभाषा आई समझ में बबुआ कि हमने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड जितने उपसह संयोजन बंधों से बंधा रहता है उस संख्या को कहते हैं, तो भैया उपसह संयोजन संख्या, क्योंकि कितने बंध से बंधा है तो 5 है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे भी इसके पहले बताया K4 Fe, उसके बाद Cn, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या कितना है भैया, तो यही तो उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितना है, तो यहाँ पे 5 है। तो भैया ये जो 6 है, 6 है भैया, 5 नहीं 6 है। तो ये जो नंबर होता है इसी नंबर को कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। परिभाषा लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजन बंधों की जो संख्या है वही उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? हो गया भैया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से हमने चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क वाले यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लिया। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।